पढ़ा था ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर और कॉमन कलेक्टर भी पढ़े थे। तो कॉमन बेस एम्पलीफायर का नाम क्या था? वोल्टेज एम्पलीफायर, क्योंकि उसमें करंट गेन कम था, पावर गेन भी कम था, वोल्टेज गेन ज़्यादा है, तो उसको क्या बोले? वोल्टेज एम्पलीफायर। वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब एम्पलीफिकेशन फैक्टर ए का मान निकालेंगे, उसमें जो हम इनपुट वोल्ट देंगे उससे ज़्यादा आउटपुट मिलेगा। तो जब आउटपुट ज़्यादा मिल रहा तो उसे हमने नाम दे दी वोल्टेज एम्पलीफायर। और फिर कॉमन एमीटर आपको पढ़ाया था। कॉमन एमीटर में एमीटर को अर्थ करेंगे और उसमें करंट गेन बीटा 1 से ग्रेटर था, वोल्टेज गेन आपने निकाला था बीटा इंटू आउटपुट रेजिस्टेंस अपान इनपुट रेजिस्टेंस, वो भी ग्रेटर था। पावर गेन जब निकाला तो बीटा स्क्वायर हो गया, तो बहुत ज़्यादा हो गया, इसलिए वो उसमें ज़्यादा करंट आया कि वोल्टेज आया कि पावर, तो रेशियो ज़्यादा आया पावर का। तो अगर करंट का रेशियो ज़्यादा आए तो करंट एम्पलीफायर, वोल्टेज का रेशियो ज़्यादा आ जाए तो वोल्टेज एम्पलीफायर, पावर का रेशियो आ जाए तो पावर एम्पलीफायर। तो उसमें पावर रेशियो ज़्यादा आया, आउटपुट पावर अपान इनपुट, सो कॉमन एमीटर एम्पलीफायर इज़ द पावर एम्पलीफायर। फिर मैंने ये बोला कि जब हम कलेक्टर को कॉमन करते हैं, ट्रांजिस्टर का तीसरा टर्मिनल कलेक्टर, उसको अगर मैं कॉमन करूं और इनपुट करंट हम बेस पे देंगे और आउटपुट किस पे आएगा? एमीटर पे, और उसमें इनपुट करंट से ज़्यादा आउटपुट करंट है, यही पढ़े थे। गामा निकाला था और उसमें करंट गेन ज़्यादा है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? करंट एम्पलीफायर। तो उसमें अल्फ़ा बीटा गामा में रिलेशन भी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था। बच्चों लास्ट में एक पॉइंट रह गया था, उसे भी डिस्कस कर देते हैं, फीडबैक एम्पलीफायर। फीडबैक एम्पलीफायर ये जैसे लाइक एज ट्रांसफार्मर, ये ट्रांसफार्मर जैसा होता है। तो मैंने लिखा है इज ट्रांसफार्मर, नहीं लिखा है एज, ऐसे ही कुछ समझना है कि ट्रांसफार्मर जैसा है। एज ए ट्रांसफार्मर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का ट्रांसफार्मर जैसा ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक में फीडबैक एम्पलीफायर है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक में फीडबैक एम्पलीफायर पढ़ने हैं। देखो फीडबैक से हमें चीज़ों को ठीक करने में हेल्प मिलता है, फीडबैक से फ़ायदा होता है। जैसे कोई आपने सामान ले आया बाज़ार से, तो वो कंपनी वाला कुछ दिन बाद फ़ोन करता है, पूछता है कि आप इसे यूज़ कर रहे हैं, कैसा है, क्या है। आप उस पर नंबर दीजिए, 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर जो आपको लगे। ऐसे स्विगी से खाना मंगाएंगे तो वो भी अपना फीडबैक लेता है कि क्या हमें रेटिंग मिला। तो उससे अगर लोगों ने उसके लिए ख़राब बोला तो वो अपने को इम्प्रूव करेगा, जो वो चाहता है वो उसके हिसाब से करेगा। ऐसे कंपनियां भी क्या करती हैं, सामान बेचती हैं तो कस्टमर से वो फीडबैक लेती हैं कि उसके जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को पसंद आया कि नहीं आया, फिर उसमें वो इनोवेशन करेगा, रिसर्च करेगा और अच्छा करेगा। तो ये है एक प्रोग्रेस करने का एक तरीका है। तो ऐसे मैंने एम्पलीफायर में भी फीडबैक बना लिया, फीडबैक एक सर्किट बना दिया, और उसमें हम वोल्टेज एम्पलीफायर है तो वोल्टेज गेन बढ़ाएंगे। हम वोल्टेज गेन बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज़ मेरे को 1.5 वोल्ट से 1 लाख वोल्ट बनाना है, तो ये ट्रांसफार्मर अगर हम यूज़ करेंगे तो ट्रांसफार्मर बहुत महंगा बनेगा और बन पाएगा कि नहीं ये भी डाउट है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली होगा। वो अगर 1 करोड़ रुपए का ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे तो काम करेगा, तो वही इलेक्ट्रॉनिक सर्किट 10 रुपये में काम करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत सस्ती हैं, बहुत सस्ता होता है, बहुत ही सस्ता होता है। वो जो हम लोग बेचते हैं ना, उसमें
उसी रिसर्च का पैसा है, लोगों को सैलरी है, तमाम चीज़ें हैं, जुड़ा रहता है, प्रॉफिट भी जुड़ा रहता है बहुत ज़्यादा, बहुत सस्ता होता है, चीप एंड बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उसमें हम एक सर्किट बनाते हैं और वो ट्रांसफार्मर की जगह ये काम करेगा, वोल्टेज को बढ़ा देगा, घटाना है तो वोल्टेज को घटा देगा जल्दी से। छोटे छोटे सर्किट बनाते हैं, तो वो फीडबैक यूनिट होता है। अब हम इसको आपको थोड़ा दिखाते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मेरा सिलेबस में जो है उतना ही समझना आपको। अब देखो, ये एम्पलीफायर है, ये एम्पलीफायर है, और यहाँ पे मैंने एक सर्किट बनाते हैं और वो सर्किट को हम लिखते हैं फीडबैक यूनिट। अब ये बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स जो करते हैं उनको बनाना पड़ता है। अब आप लोग मेडिकल वाले समझ लो, बना बनाया बाज़ार से लेके लगाना है, हाँ, और वो लगाया रहेगा, यूज करना है। हमारा एग्ज़ाम में आता है, थोड़ा आइडिया तो हो जाए कि क्या है ये फीडबैक यूनिट है, ये फीडबैक यूनिट है। अब इसका जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो कैपिटल ए है और जो फीडबैक फैक्टर है वो बीटा है। यही टर्म हमारा एनसीईआरटी में यूज़ है। कैपिटल ए को कहते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। और बच्चों बीटा को कहते हैं, क्या नाम बोला था अभी, फीडबैक फैक्टर, फीडबैक फैक्टर, ये इसका नाम धाम है। अब आगे सुनो। अब ये मान लीजिए कि यहाँ से सोर्स से इनपुट वोल्ट जा रहा है। ये वोल्ट कौन सा है, इनपुट VI, ये इनपुट वोल्ट आ रहा है, इधर ये इंटर कर रहा है। बच्चों यहाँ पे इनपुट वोल्ट मैंने दिखाया है, इधर है। अब ये इनपुट वोल्ट को ये एम्पलीफायर क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा, मतलब बड़ा करेगा, बढ़ाएगा, और अगर घटाना होगा तो घटाएगा भी, मान लो बढ़ाएगा। अब ये बढ़ाएगा तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आउटपुट वोल्ट मिलेगा, या आउटपुट वोल्ट मिलेगा। जैसे ये कोई स्विच बोर्ड है तो उसमें जितने उस जंक्शन पे जितने पॉइंट होंगे सब कैसे हैं, सेम वोल्टेज पर, नहीं तो स्विच आपस में एक दूसरे से स्टार्ट ना हो जाते, एक ही जगह इकट्ठे लगा दिए हो, सेम पोटेंशियल पे है ना। तो इसे ये जो है पोटेंशियल सेम पोटेंशियल है, आउटपुट वोल्ट इधर जा रहा है और उसी का कुछ पार्ट हमने इसमें इंटर करा दिया। इंटर, इसका नाम है फीड। फीड माने इंटर कराओ, उसको दो, और बैक माने वापस, आउटपुट जो वोल्टेज आया उसी को वापस इसमें इंटर कराओ, इसलिए नाम है फीड। फीड समझते हैं ना, और बैक वापस ले आके उसे में इंटर करा दो, तो इसलिए फीडबैक नाम पड़ा। अब अगर ये फीडबैक फैक्टर बीटा है तो सुनते रहो अभी आप। अब आउटपुट वोल्ट इसमें आया, अगर 10 वोल्ट आउट है तो 10 वोल्ट यहाँ पे मिला इसको। जब यहाँ पे मिला तो ये फीडबैक सर्किट जो है ये आने वाले वोल्ट को वापस आउटपुट बना के भेजेगा, और हमने क्या किया है, इस आउटपुट को इसमें जोड़ दिया है, ये मैंने काम किया। तो अब बच्चों एक तरह से ये भी एम्पलीफायर है और ये भी एम्पलीफायर है, ये बड़ा एम्पलीफायर है और ये छोटा एम्पलीफायर है, समझ गए। एम्पलीफायर वो भी तो है ना, वो भी तो बढ़ा ही तो रहा है ना, जो आ रहा उसको बदल रहा है। अगर जो आ रहा उसको बदल रहा तो उसे क्या कहेंगे, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर तो बन ही गया। अब हम यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा, बीटा इंटू वी आउटपुट। कितना एम्पलीफाई करेगा, बीटा टाइम्स। अगर इसका फीडबैक फैक्टर 3 है
तो 2 वोल्ट आया तो 6 वोल्ट बना देगा। तो जितना फीडबैक फैक्टर है इनटू कर देगा। अब बच्चों ये वोल्ट इसमें इंटर किया, सुनते रहें आप, ये इसमें इंटर किया, ये इसमें इंटर किया, और एक इधर से भी आ रहा है, समझ आ रहा है, और ये इधर से भी जा रहा है। अब बताओ इनपुट वोल्ट पहले जितना था उतना ही है कि इंक्रीज कर गया? अब एक एग्जाम्पल समझो बात। इसका मान लो कि ए का मान 5 है, क्या बोला? 5, और बीटा का मान 2 मान लो, क्या मान लो? 2। और अब समझ के बोलना, यहाँ पे 10 वोल्ट आया तो यहाँ पे कितना होगा? 50 वोल्ट। 5 है ना, वो 5 टाइम्स करेगा 50 वोल्ट। 50 यहाँ आया तो यहाँ पे 2 टाइम्स करेगा तो 100 हो गया। 100 और 10 अब 110 हो गया। 110 का 5 बार करेगा तो 550 हो गया। 550 का 2 करेगा तो 1100 हो गया। 1110 का 5 गुना करेगा तो 5000 हो गया। 5000 से 10,000, 10,000 से 50,000, 50,000 से लाख। इतना भी वोल्ट बढ़ा सकता है। तब तक उसको सर्कुलेट कराओ जब तक कि डिजायर्ड वोल्ट मिल ना जाए। तो हम कितना भी वोल्ट बढ़ा सकते हैं कि नहीं? ये है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, कि हम कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे कितना भी वोल्ट ला सकते हैं। घटाना हो तो इस हिसाब से हम घटा भी सकते हैं। अब बच्चों जो इनपुट हो रहा है, अब VI और इधर से बीटा VO, और दोनों मिल के इसमें इंटर करेगा। अब इसके बाद हमारा सवाल शुरू हो गया, क्योंकि फीड हुआ ना, फीड हुआ कि नहीं? और जब फीड हुआ तो एम्पलीफायर बना। तो फीड होने के बाद आपको पढ़ना है। फीड होने के पहले पढ़ोगे तो एम्पलीफायर, और फीड होने के बाद पढ़ोगे तो फीडबैक एम्पलीफायर। तो मैं एम्पलीफायर लिखा था कि फीडबैक? तो फीडबैक एम्पलीफायर की बात करें। अब आप लिखें, चित्र बना लिया? अच्छा मैं बता दूं तभी बनाओ, थोड़ा रुके ही रहो, जब नहीं बनाए तो मत बनाओ। अब यहाँ लिखोगे वोल्टेज गेन या एम्पलीफिकेशन फैक्टर। एम्पलीफिकेशन फैक्टर ए बराबर आउटपुट में VO, इनपुट में क्या है? VI प्लस बीटा इंटू VO। क्यों बच्चों? यही है ना, आउटपुट मान इनपुट। अब इधर का उधर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू VI प्लस बीटा ए इंटू V आउटपुट और बराबर B आउटपुट। फिर लिखोगे A इंटू इनपुट बराबर 1 माइनस बीटा A इंटू आउटपुट। अब लिखेंगे एम्पलीफिकेशन फैक्टर, एम्पलीफिकेशन फैक्टर। सर्किट जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन वाला है? विदाउट फीडबैक कि विद फीडबैक? तो उसे मैं लिख रहा हूं एम्पलीफिकेशन फैक्टर विथ फीडबैक। इसको बच्चों लिखेंगे AF, एफ माने फीडबैक, और लिखा जाएगा VO अपान VI, आउटपुट अपान इनपुट। और अगर आउटपुट अपान इनपुट आप कर दो तो आपको मिलेगा A अपान 1 माइनस बीटा A। ये हुआ एम्पलीफिकेशन फैक्टर विथ फीडबैक। ये हुआ। अब आपको ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो फार्मूला डायरेक्ट आता है कि टिक करो, तो आपने देख लिया, टिक कर ही लोगे। और अब इसमें और क्या हो सकता है उसकी बात बताएं। बच्चों सर्किट समझ में आ गया था?
और इसके बाद ये लिख लो। अगर आपको आगे पीछे कुछ कराना होगा तो बोल दीजिएगा। उधर क्या है जी? अच्छा, उसकी वजह से। हाँ, इधर करना है। अब आप इतना लिखने के बाद फिर अगला पॉइंट शुरू करें, उसको देखें। हो गया बच्चों? अब आगे बढ़ा रहा हूँ। देखो, ये जो आपका रिजल्ट है, यहाँ पे AF बराबर आया है A/1 माइनस बीटा इंटू A। यहाँ पे बीटा और A का मल्टीपल है। अब देखो, इधर समझना शुरू करो। अगर बीटा A 1 से लेस हो जाए, 1 से लेस हो जाए, मतलब बीटा का मान 1/A से कम हो जाए, और साथ साथ लेस देन 1 तो हो, लेकिन वो क्या हो? पॉजिटिव हो। पॉजिटिव हो, ऐसे लिखा जाना है। जैसे लिख रहा हूँ ऐसे लिखेंगे, लेकिन पहले सुन लो तब लिखेंगे। तो अगर बच्चों बीटा A 1 से कम होगा तो ये 1 माइनस है। मान लो कि 1 से कम, मान लो 0.9 है, तो 1 माइनस 0.9 क्या हो जाएगा? 0.1। और 0.1 का मतलब ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा। तो बताओ AF का मान A से बड़ा हो गया कि नहीं? A से बड़ा हो गया ना। तो यहाँ पे ऐसे केस में AF का मान A से बड़ा हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? रीजेनरेटिव। जैसे उसमें पढ़ते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर वो वोल्टेज बढ़ाए तो स्टेप अप कहेंगे, और वोल्टेज घटाए तो स्टेप डाउन कहेंगे। तो जहाँ पे स्टेप अप था उसी के जैसा इलेक्ट्रॉनिक में हम लोग कहेंगे रीजेनरेटिव। रीजेनरेटिव फीडबैक, इसे बोलते हैं रीजेनरेटिव फीडबैक एम्पलीफायर। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है कि रीजेनरेटिव फीडबैक एम्पलीफायर में होता है, तो ये बीटा और A में रिलेशन लिखा रहेगा। तो बीटा 1/A से छोटा होता है, और बीटा A का मल्टीपल हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। समझ आया? तो वो रीजेनरेटिव हो गया। बच्चों, दूसरा इंफॉर्मेशन नंबर 1 ये है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर जैसा है। दूसरा नंबर आया, अगर बीटा का मान बीटा A नेगेटिव हो जाए, सिर्फ नेगेटिव हो जाए, बीटा A को ऐसे मैं कैलकुलेट करूं, उसकी वैल्यू किस में आ जाए? नेगेटिव में आ जाए। ऐसे वैल्यू रखें कि वो माइनस हो जाए। अगर बीटा A नेगेटिव हो जाए तो बच्चों ये 1 प्लस हो जाएगा ना। अगर डिनोमिनेटर 1 से ग्रेटर हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो अगर ये बीटा A नेगेटिव हो जाए तो यहाँ पे हम लिखेंगे बीटा E
यहाँ पे हम लिखेंगे AF, A से छोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो अगर बच्चों फीडबैक वाला छोटा हो गया तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा कि घटाएगा? अब जैसे मान लो कि ये 10 था और आपने फीडबैक लगा दिया तो 2 हो गया, तो फिर जो उसको 10 टाइम्स करना था अब वो कितना टाइम्स करेगा? केवल 2 टाइम्स करेगा ना। और फिर 2 टाइम का फिर 1/10 कर देगा तो 0.2 टाइम कर देगा, 0.2 का फिर 0.02 टाइम कर देगा। तो बताइए वो वैल्यू बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? तो उसे क्या कहेंगे? जैसे वहाँ स्टेप डाउन था वैसे यहाँ डीजेनरेटिव, क्या नाम दिया? डीजेनरेटिव। बच्चों नीट के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पेपर में बहुत पूछता है डीजेनरेटिव फीडबैक, क्योंकि मेडिकल अप्लायंसेस में सबसे ज़्यादा हम इसे यूज़ करते हैं। जो मेडिकल में यूज़ किए जाने वाले इंस्ट्रूमेंट है जिसमें बोन को भी काट डालता है। हाँ, सर्जरी में क्या होता है? बोन को भी काट देता है। हार्ट सर्जरी, ओपन सर्जरी, उसको सब इसको काट के अलग कर देते हैं। इसके बाद अंदर जाके ऑपरेशन करते हैं। तो अब उसमें हम ऐसा कोई पावर टूल यूज़ करेंगे तभी तो छोटे में काम करेगा। तो वोल्टेज जितना मना है उतना बढ़ा लो, तो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तभी डॉक्टर को डॉक्टर बना दिया। ये सारे सर्किट हम लोग को इसलिए पढ़ाया जा रहा है, आपके सिलेबस में है। तो बच्चों ये हुआ डीजेनरेटिव फीडबैक एम्पलीफायर, फीडबैक एम्पलीफायर। अब एक रीजनरेटिव और एक डीजनरेटिव। एक केस और हो सकता है, अगर बीटा ए पॉजिटिव हो सकता है, बीटा ए नेगेटिव हो सकता है, तो एक और हो सकता है ना, क्या? 0 ना हो, मान लो 1 ही हो जाए, मतलब एक से बड़ा एक से छोटा कुछ भी हो सकता है। तो मैंने तीसरे 0 भी हो जाए तो 0 हो जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं ना, तो फिर बीटा की ज़रूरत क्या है? तो 0 छोड़ दो, आप ये कहोगे यहाँ पे 3rd नंबर, इफ़ बीटा बराबर 1/a, अगर यहाँ पे बीटा का मान 1/a के बराबर हो जाए। ये बच्चों आइडियल कंडीशन है, इसको हम जानना चाहते हैं, इसको हम पाना चाहते हैं। और अगर यहाँ पे बीटा ए बराबर 1 हो जाए तो एम्प्लीफिकेशन विथ फीडबैक इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब इसमें जो वोल्टेज गेन होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट। इसी को कहते हैं बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया। ऐसे आप मैकेनिक्स में पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ, जहाँ देखो वहाँ न्यूटन। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में जहाँ देखो वहाँ बार्कहाउज़ेन, वहाँ लोग बार्कहाउज़ेन बोलते रहते हैं, बोलते बार्कहाउज़ेन ने जो बताया वैसे बनाओ। तो बार्कहाउज़ेन क्राइटेरिया मतलब ये आइडियल कंडीशन है। अगर ऐसा हो जाए तो उसका जो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। कभी कभी न्यूज में आता रहता है कि मोबाइल को नंबर कोई डाल देंगे और वो चार्ज हो जाएगा, ऐसा रिसर्च करते हैं हम, अभी प्रूफ नहीं हो पाया है। उसमें हम इसी को अप्लाई कर रहे हैं कि बिना किसी इनपुट के थोड़ा बहुत कुछ मिल जाए, उसको कोई सिग्नल मिल जाए, कोई प्रेशर मिल जाए, कोई जर्क मिल जाए और उससे उसमें ज़्यादा एनर्जी आ जाए, तो ये वाला कंडीशन को हम अप्लाई करना चाहते हैं। अगर ये इनफाइनाइट ना हो, मान लो 1 करोड़ ही हो जाए, 1 करोड़, और 0.0001 वोल्ट ऐसे कर दे हाथ, ऐसे तो आ जाएगा ऐसे। अब 0.001 में 1 करोड़ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैमरा वगैरह टीवी भी तो चल ही जाएगा ना, तो हम आसानी से पावर को पा लेंगे कि नहीं? तो इसी को हम पाना चाहते हैं, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। तो बच्चों इसी के साथ ये आपका टॉपिक फिनिश्ड हो गया, कंप्लीट। अब आपको जो इसमें मेरे को बताना है, जैसे एटम है, रेडियो एक्टिव है, तो ये सब जब लास्ट टॉपिक होने लगेगा जिस दिन 2-1 दिन पहले, तब पढ़ाएंगे। तब उसमें आप तब तक थोड़ा इधर उधर पढ़ते लिखते रहेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियाई क्या है, उसे मैं पूरा कवर करूँगा, पढ़ाऊँगा।
लेकिन अभी जो मेन टाइम है, जो थोड़ा लोड कम हो, उसके लिए अब आपका टॉपिक चेंज करने वाला हूँ। क्या पढ़ाना है अब? करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो मोस्ट स्कोरिंग ये भी था, और इसके बाद का स्कोरिंग अब करंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसमें जो आईआईटी के लोग हैं उनके लिए तो बहुत ही स्कोरिंग हो गया अब, क्योंकि इस वाले एग्ज़ाम में वेटेज बहुत कम किया है, तो अप्रैल में बहुत ज़्यादा करेगा, इसलिए उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदे की बात है। बाकी नीट में हर साल 3 सवाल 2 सवाल आता है, आएगा। तो बच्चों, एक लोग ज़रा इसको या तो बंद कर दो जो चल रहा है, या तो उनको बुला के बंद करा के चेंज कराना है। अब इससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला लेक्चर शुरू करने चल रहे हैं अब। तो अगला टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी कहाँ चले गए थे जी इसको लगा के?